program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business Plus broadcasting live from Karachi, Pakistan. You are watching PSX Hotline. I am your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन, आज की मार्केट की हमारी बड़ी एक्सपेक्टेशन थी कि 34 पे चली जाएगी, लेकिन आज भी नहीं जा सकी। और हालांकि सुबह हमने देखा कि ज़बरदस्त इजाफा हुआ और 74 पॉइंट प्लस पे मार्केट गई। उसके बाद से ऊपर नीचे होती रही, -15 पे भी गई। उसके बाद हमने देखा कि 98 प्लस पे भी आई। स्टिल इट वाज 3 पॉइंट शॉर्ट ऑफ 34,000 कवर्टेड लेवल। और अब जो है ये मार्केट 71 प्लस पे क्लोज़ हुई और वी आर शॉर्ट ऑफ 33 पॉइंट्स फ्रॉम द 34,000 लेवल। और इस तरह से मार्केट जो है 33,967 पे क्लोज़ हो गई है। हम लोग एक ट्रेडिशन है यहाँ पे कि हम सेलिब्रेट करते हैं एट एवरी 1000 लेवल, और ये 34,000 का लेवल मेरे लिए बहुत अहम है, इसलिए कि आई कैन नॉट फॉरगेट दोज वेरी डार्क डेज़ जब लोग इस मार्केट को 6,000 और 5,000 पे ले जाने की बात कर रहे थे। दैट वाज लास्ट रमज़ान, और उस वक्त आई फाउंड माई सेल्फ वेरी मच इन कॉर्नर, और लोग ताबड़तोड़ हमले करते थे सोशल मीडिया पे। ख़ास तौर से बड़े बड़े ग्रुप्स बन गए और वो बड़ी बड़ी आर्गूमेंट्स लेके आती थी कि जी दुनिया की 23 मार्केट तबाह हो गई तो पाकिस्तान कैसे बच सकता है। उस वक्त मैंने बहुत मजबूरी में कि आलम में 1 करोड़ का शर्त भी लगा दिया था छुट्टी पे जाने से पहले। मैंने कहा जिसके अंदर दम है, जिसको अपनी बात पे इतना कन्विक्शन है, आए और मुझसे शर्त लगाए कि मार्केट का डायरेक्शन 5 की तरफ नहीं बल्कि 40 की तरफ होगा। और आज माशाल्लाह आप 34,000 की बातें कर रहे हैं। तो 30 इंडेक्स में जनाब 41 का इजाफा है, 19,628 का लेवल, और ऑल शेयर्स में भी 95 का इजाफा और 23,458 का लेवल है। वॉल्यूम टोटल 196 मिलियन, एडवांसिंग कंपनी 176, डिक्लाइनिंग 145, टोटल 339 कंपनीज में काम हुआ। TRG इज टुडे आल्सो लीडिंग द पैक इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, 22 मिलियन का काम। जहांगीर सिद्दीकी कंपनी में 15 मिलियन का काम, हम नेटवर्क में 12 मिलियन का काम, टेलीकार्ड में 9 मिलियन का काम, डेस्कॉन केमिकल में 7.98 का काम। टॉप गेनर्स यूनिलीवर फूड है, स्पॉट हो गया 94 प्लस। रेत पाकिस्तान में 78 का इजाफा है, पाक टोबैको में 63 का इजाफा, फिलिप मॉरिस पाकिस्तान में 35 का इजाफा, आइलैंड टेक्सटाइल में 9 का इजाफा है, 30 का इजाफा है। नेस्ले पाकिस्तान इज़ द बिगेस्ट लूज़र विद 92 माइनस। रिफान मेज़ में 70 का लॉस है, इंदस में 40, सीज़ान में 18 और मरी बेवरी में 16 का लॉस। अगर टोटल महीने की बात हफ्ते की बात की जाए तो वी हैव अ टोटल गेन ऑफ 517 पॉइंट्स। मंडे को 58 का इजाफा, ट्यूसडे को 41 का लॉस, वेडनेसडे को 179 का लॉस प्लस, और कल 59 माइनस था, आज 71 प्लस। तो काफ़ी अच्छा वीक, और एवरेज वॉल्यूम जो था वो बहुत अच्छा था, 275, वन ऑफ द गोल्डन वीक्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। और इस तरह से जो पेसिमिज्म वगैरह थी वो कटती जा रही है। आपने देखा कि इतनी बड़ी बात हो गई वीकी ये पनामा लीक के हवाले से, फिर भी हमारी मार्केट संभली रही और हमें कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं हुआ। दुनिया भर की मार्केट की अगर बात की जाए तो कल तेल की कीमत फिर से बढ़ी है और 3.52% बढ़ के 38.57 पे पहुंची। साथ साथ गैस की कीमत भी बढ़ी, विच इज़ सिग्निफिकेंट, 0.59 बढ़ के 2.03 का हुआ। और उसका नतीजा ये हुआ जनाब कि हमने देखा कि ये शायद बढ़ने से पहले की खबरें होंगी। तेल की कीमत अभी बिल्कुल रिसेंट है। हमने डाउ में भी डिक्लाइन देखा है, SP में भी और नैस्डैक में भी। गोल्ड भी नीचे आया था कल, ऑयल बढ़ा था। और फिर जब नीके एशियन मार्केट खुली तो नीके प्लस रहा और हैंगसेंग प्लस रहा। उसके बाद बॉम्बे, शंघाई और सिंगापुर सब माइनस में गए। तो एक नेगेटिव प्रेशर था हमारे ऊपर, लेकिन हमने उसको डिफाई किया। और कल जो इमरान खान की इतने धुआंधार तकरीर और बड़ी बड़ी बातें और उस सब के बावजूद जो है मार्केट संभली हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट ने डिस्काउंट कर दिया ये जो पनामा लीक का मैटर है।
मेरी जो अपनी एज ए फॉर्मर बैंकर मुझे पता है कि बैंक्स जो होते हैं असल में प्राइवेट बैंकिंग आर्म्स ऑफ द बैंक आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस। उनको पता है कि एक आम जो पाकिस्तानी है या फिलिपिनो है या आइसलैंडर है उसके पास क्या पैसा होगा, गरीब सा आदमी होगा जो कमाता होगा, खर्च करता होगा, थोड़ा बहुत सेविंग होगा। असल पैसा तो हुक्मरानों के पास होता है जो बेइंतहा पैसा कमा सकते हैं, कमाने की कंडीशन में होते हैं। उनको वो टारगेट करते हैं और उनको कहते हैं कि जी आप आएँ हमारे पास पैसा रखें, और फिर वो जब अपने फियर्स का इजहार करते हैं कि जी हम पकड़े जा सकते हैं बाहर रखते हुए, तो उनको ये रास्ते बताते हैं ऑफशोर बैंक्स, ऑफशोर कंपनीज़ का, जिसके अंदर क्या ये जाता है, लेइंग की जाती है कि एक कंपनी के पीछे दूसरी, दूसरी के पीछे तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठवीं। तो पहली जो कंपनी होती है उसमें तो वो डायरेक्टर ओनर 100% दिखाए जाते हैं। उसके बाद जो पीछे की कंपनी होती है उसमें डायरेक्टरशिप चेंज होती चली जाती है, मगर इट डजंट मैटर बिकॉज वो जो पीछे की जो कंपनी होती है वो तो 100% ओन्ड बाई द फर्स्ट कंपनी होती है। तो वो पीछे जो भी एसेट हो, कुछ भी हो, सब का जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी तो ये कंपनी होती है। तो वो उस तरह से 7-8 कंपनियों के पीछे वहाँ पे उनके डिपॉजिट को एक तरफ रख दिया जाता है और दूसरी तरफ उनके एसेट्स को रख दिया जाता है। अब वो एक नॉर्मल कंपनी होती है, बैलेंस शीट प्रोड्यूस होता है। अब वो ऑफशोर कंपनी से मुराद यहाँ पे ये है कि वो कंपनी जो कहीं रजिस्टर्ड तो हो जैसे पनामा में, लेकिन वो पनामा में कोई काम ना करे, पनामा के अलावा हर जगह काम करे वो। तो पनामा में सबसे ज़्यादा जो पैसा पड़ा हुआ है इस वक्त वो अमेरिकन्स का है। टोटल पैसा जो इस तरह के ऑफशोर यूनिट्स में पड़ा हुआ है उसकी तादाद है 23 ट्रिलियन, जबकि अमेरिका की टोटल इकॉनमी 16 ट्रिलियन की है, चाइना की 5 ट्रिलियन की है, यानी दोनों को ऐड कर दे उससे भी ज़्यादा पैसा है ऑफशोर पे पड़ा हुआ। लेकिन अमेरिकन का किसी का भी अभी तक नाम इसलिए नहीं आया कि ये जो स्टडी हुई है उसको यूएसएड ने फ़ंड किया है। तो शायद उन्होंने कहा होगा, ये जो रिसर्चर्स हैं ये तो आम गरीब से लोग हैं, वो उनको कहा होगा कि प्लीज़ इसको सप्रेस कर लो, बाकी सबको रिलीज़ कर दो। और इसका बैकग्राउंड जो अब सामने आया वो ये आया है कि आज नहीं, ये एक साल पहले तकरीबन एक डच हॉलैंड की बहुत बड़ा अखबार है, उसके 2 जर्नलिस्टों के पास फ़ोन आया किसी का, उनका नाम था डो। कहने लगे मैं डो बोल रहा हूँ, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो डाटा में तो मैं आपको बहुत बड़ा डाटा दे सकता हूँ। तो इन्होंने कहा बिल्कुल हम इंटरेस्टेड है। उसके बाद ईमेल से बेइंतहा डाटा आ गया, 11 ट्रिलियन बाइट्स है उसके अंदर। तो उसी के अंदर से ये पहला किस्त जो है वो पनामा का निकला है जिसमें अमेरिकन डाटा इज़ मिसिंग, और यह है तो ये छुपा के रख रहे हैं। बाकी लोगों को नाम आ गया, उससे यहाँ पे पूरी दुनिया में एक हलचल मची हुई है। लेकिन ऐसे ऐसे और बहुत इदारे हैं। हांगकांग, पनामा तो बाद में बना, उससे पहले जो पुराने सेंटर्स हैं इस काम के लिए, वो सबसे बड़ा तो स्विट्ज़रलैंड है। उसके बाद एक छोटा सा शहर है लग्जमबर्ग नाम उसका, वहाँ मेरा बहुत आना जाना होता था, क्योंकि जब मैं हॉलैंड जाता था उस ज़माने में ये कंट्री कहलाती थी बुनेलेक्स। बेल्जियम, हॉलैंड एंड लग्जमबर्ग का वीज़ा होता था, तो बुनेलेक्स कंट्री का वीज़ा कहलाता था ये। तो कई दफ़ा मैं लग्जमबर्ग भी गया हूँ, वहाँ कुछ भी नहीं है, पहाड़ी इलाका है, मगर वहाँ एक सेफ़ हेवन बनाया हुआ है इस तरह के पैसे छुपाने के लिए। आप वहाँ डिपॉजिट भी रखें तो पता नहीं चलता, वहाँ आप ऑफशोर कंपनीज़ बना के रख लें, पता नहीं चलता। तो इस तरह के बहुत सारे सेंटर्स हैं। केमन आइलैंड है, आइल्स ऑफ मैन है, इसी तरह सिंगापुर, हांगकांग, ये सारे सेंटर्स में पैसे छुपाए गए हैं। बहुत बड़ी तादाद में पैसे हैं। अगर ये पैसे निकलना शुरू हो जाए, बाहर आना शुरू हो जाए, तो दुनिया की मईशत बिल्कुल तब्दील होकर रह जाएगी। और ख़ास तौर से इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा इंडिया पाकिस्तान वालों को, क्योंकि इंडियन पाकिस्तानी बिजनेसमैन ने, ब्यूरोक्रेट्स ने, जर्नल्स ने, रिटायर्ड लोगों ने बहुत बड़ा पैसा रखा हुआ इन सेंटर्स में। और क्योंकि सबसे ज़्यादा करप्शन, सबसे ज़्यादा आमदनी इन्हीं मुल्कों में होती है, तो वो जाके यहाँ पे छुपाते हैं। और इसकी वजह से अगर ये पैसा वापस आना शुरू हो गया, जैसे कि स्विट्ज़रलैंड के बारे में कहा जाता है कि पाकिस्तानीज़ नंबर 2 हैं और इंडियन नंबर 1 है वहाँ के डिपॉजिट्स में। स्विट्ज़रलैंड का मोडस ऑपरेंडी ये था कि आप अकाउंट खोलते थे और आपको एक नंबर मिल जाता था, आपका नाम कहीं भी रिवील नहीं होता था, और वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट कोड था सिक्रेसी का, जिसके बुनियाद पे लोगों को भरोसा था और इसी बुनियाद पे लोग वहाँ जमा करते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, 3rd वर्ल्ड वॉर भी हो जाए, तो उनके नाम किसी को नहीं पता चलेगा। लेकिन हुआ ये कि 2010 तक अमेरिका और ब्रिटेन ने इतना प्रेशर डाला स्विट्ज़रलैंड पे
कि उनको अपना कानून बदलना पड़ा और एक कानून बना 2010 में जिसका नाम है रिकवरी ऑफ इलिसिट एसेट एक्ट, जिसके तहत ये कहा गया कि जिस मुल्क के शहरी का ये होगा, अगर वो मुल्क हमसे वो पैसा मांगेगी तो हम उसको वापस कर देंगे आफ्टर टेकिंग ए कट ऑफ 20%। तो या फिर दूसरी सूरत में ये है कि वो मुल्क हमें अलाउ करे कि वो पैसा हमारे पास ही रहे और वो 20% उसमें से लेके चले जाएं। तो उस बेसिस पे ऑलरेडी अमेरिका और यूके ने बहुत बड़ी तादाद में पैसा स्विट्ज़रलैंड से हासिल किया, लेकिन जैसा कि मैंने कहा स्विट्ज़रलैंड इज़ ओनली वन ऑफ द मेनी प्लेसेस। अभी उनके और पैसे दूसरे पनामा वगैरह में पड़े हुए हैं। जहाँ तक इंडिया पाकिस्तान का ताल्लुक़ है, और एक गिलानी साहब शायद इसी बात पे चले गए कि उन्होंने ख़त लिख के नहीं दिया। जो ख़त चाहिए यहाँ से जाने का स्विट्ज़रलैंड गवर्नमेंट को कि वो कहे, जिसमें हम कहें कि हमारे जितने सिटीजन्स हैं उनके आप जो भी डिपॉजिट्स हैं उनका आप लिस्ट भेजें हमें, और फिर उसके बाद आप उससे कहें कि ये पैसे हमें वापस कर दें, आप भले 20% रख लें। वो बैंक और गवर्नमेंट को मिल के मिलता है। तो वो हमने आज तक नहीं लिखा। जिलानी भी गए और भी लोग आए और अभी तक जो है वो लेटर नहीं लिखा गया। इसी तरह नरेंद्र मोदी ने जब इलेक्शन लड़ा बीजेपी की तरफ से, तो एक कलीदी उनका मैनिफेस्टो ये था कि वो आते ही जो है ख़त लिख देंगे स्विट्ज़रलैंड को। आज तक नहीं लिखा गया। वो भी टाल बटोल से काम ले रहे हैं, क्योंकि ये जो पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है 200 बिलियन, इंडिया के बारे में 400-500 बिलियन की बात है स्विट्ज़रलैंड में। वो जो लोगों का है वो सारे के सारे वही लोग हैं जो यहाँ की सियासत को चलाते हैं, जो पार्टीज़ को चंदा देते हैं, जो हु इज़ हु हैं, जिनके पीछे बहुत बड़ी ताकत है, जिनके पीछे बहुत बड़े मलेशियाज़ हैं। उनसे लोग डरते हैं, उनको कोई हाथ नहीं डालना चाहता, चाहे वो इंडिया के मोदी हो, चाहे वह नवाज़ शरीफ हो, या उससे पहले जिलानी वगैरह। किसी ने इनको नहीं पकड़ा, ना पकड़ेंगे ये लोग। अब ये जब से ये पनामा लीक आया, उसके वजह से अब जो है ये तमाम अमीर तरीन लोगों के हलकों में बहुत बड़ी खलबल मची हुई है, क्योंकि ये जो पैसे रखे गए ज़ाहिर है इस पर टैक्स नहीं दिया गया। तो अमेरिका में तो बड़े सख्त कानून है टैक्स इविज़न पे। तो अगर ये लोग पकड़े जाना शुरू हो गए तो अमेरिका को बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। और जो शोर मचा रहे हैं इस वक्त बर्नी सैंडर्स और डोनाल्ड ट्रंप कि जी हम तो मकरूज़ हो गए, हम तो तबाह हो गए, हमारी हालत बिल्कुल ख़राब हो गई है, लोग टैक्स नहीं देते, भाग जाते हैं बाहर, जॉब्स को उन्होंने डाइवर्ट किया, पैसे भी बाहर ले गए। तो अगर ये पकड़ धकड़ शुरू हो जाए तो बहुत बड़ी तब्दीली आ जाएगी दुनिया में, और अमेरिका को ख़ास तौर से बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा और उसकी मईशत जो है वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी। नाज़रीन, यहाँ पे लूँगा छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक। हम यही कह रहे हैं कि आज भी 71 पॉइंट का इजाफा पिछले 2 दिन की गिरावट के बाद इज़ ए वेलकम थिंग। वी आर जस्ट 33 शॉर्ट ऑफ 34,000 कवर्टेड लेवल। 34,000 का लेवल आना बहुत बड़ी अच्छी बात हो जाएगी इंशाल्लाह। हमें शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह का कि जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें हो रही थी पिछले रमज़ानों में वो सही नहीं हुई और हमारी जो पॉजिटिव व्यू था वो प्रिवेल किया। 34 पे पहुंच गए। हाईएस्ट लेवल जो हम पहुंचे थे 36,500 था, अब हम उसके करीब इंच कर रहे हैं। मार्च में 4-4.5% का हमें गेन मिल गया है और अप्रैल भी बहुत अच्छा शुरू हुआ, लेकिन फिर से 2-3 दिन से एक तो इलेक्शन के मसले थे यहाँ कराची में, साथ साथ ये पनामा का मसला आया। इसकी वजह से हमने 2 दिन नेगेटिव क्लोज देखा, लेकिन आज उसको ट्रेंड को तोड़ दिया। जुमा आम तौर से नेगेटिव होता है, ख़ासतौर से सेकंड हाफ जब लोग प्रॉफिट टेकिंग करके निकलने की कोशिश करते हैं। तो उसके बावजूद 71 का इजाफा इज़ ए वेलकम थिंग एंड इंशाल्लाह 34 भी अगले हफ्ते हम देख लेंगे और इस तरह से मार्केट हमारी आस्ते आस्ते बेहतर होती चली जाएगी। और जो लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें पाकिस्तान के बारे में करते हैं वो गलत करते हैं। यहाँ अभी ग्रोथ की बेइंतहा गुंजाइश है। आज गवर्नमेंट ने एक डाटा रिलीज़ किया कि जी अब उन्होंने 2013-14 के डाटा के बेसिस पे पॉवर्टी की एक नई डेफिनेशन निकाली है, जो कहती है कि किसी इंसान के पास
अगर 101 रुपये डेली के बुनियाद पे पैसा ना हो तो वो गरीब है, और उसको अगर 2300 कैलोरी ना मिल रही हो तो वो गरीब हो। उस बेसिस पे जो डाटा निकल के आया वो बहुत खौफनाक है। उसके मुताबिक 30% पाकिस्तानी जो हैं वो गरीब हैं, पॉवर्टी के अंडर में हैं। और आज ही एक लीडिंग अखबार ने एक तस्वीर इतनी खौफनाक लगा दी कि रोंगटे खड़े हो गए। उसमें दो बहुत खूबसूरत बच्चियों की तस्वीर है जो जिनके नाक नक्शा देख के तो लगता है कि यूरोप की कोई शाही ख़ानदान से हो, लेकिन वो बैठी हैं इंतज़ार में लाहौर शहर में, जहां हमारे ये शरीफ बरदरान रहते हैं और जो ऑफशोर अकाउंट में पैसा रखते हैं, और उनके साथी भी। वो इंतज़ार में बैठी हैं कि ट्रक आएगा कचरे वाला तो वो गिराएगा जब गंदगी, तो उसमें से कुछ खाना वाना मिलेगा तो वो खा लेंगी। इनकी शक्लें देखें और इनकी हालत देखें और इस मुल्क में पॉवर्टी देखें, और ये देखने के बाद अगर मेरे जैसा आदमी का ज़मीर जागता है और मैं कहता हूँ कि भाई आप लोग सब्सिडी वाला तो देने वाले नहीं हो। इंडिया में 80 करोड़ लोगों को हुकूमत सब्सिडाइज खाना देती है, रेगुलर बेसिस पे $80 बिलियन खर्च करती है। यहाँ देना तो छोड़, आपने लूट का बाज़ार गर्म किया हुआ है। आप आज ही एक ताजिर तंजीम की भी तस्वीर लगी हुई है सिंध के, कि उन्होंने कहा जी हमें तो ये बार दाना जिसको कहते हैं थैली कोई नहीं मिलती। वो सारी थैलियाँ जो हैं वो या तो ताजिरों को मिल जाती है या इन्फ्लुएंशियल लोगों को मिल जाती है, और वो उसके ज़रिए से 7 मिलियन गंदम ये ख़रीदते हैं हर साल, जिसमें 1.5 मिलियन जो है सिंध में ख़रीदा जाता है, बाकी पंजाब में 33 रुपये के रेट से। और इस तरह से 33 का एक लेवल बन जाता है। हालांकि टोटल मुल्क में अब पैदावार 27 बिलियन की है, और उस बेसिस पे आटा जो है 40-50 का आराम से बिकता है, कोई बोलने वाला नहीं है। दुनिया भर में गंदम की कीमत इस वक्त 22 रुपये है। उस लिहाज से अगर इम्पोर्टेड मंगाए और गवर्नमेंट इसमें कमाई का सिलसिला छोड़ दे तो बड़ी आसानी से कम गरीबों को राशन के ज़रिए ही 25 रुपये का आटा दिया जा सकता है। तो ये जो बच्चियों की हालत है ऐसी शायद ना रहे। आइए एक बड़े लीडिंग एक्सपर्ट ज़फ़र मोती साहब से बात करते हैं कि मार्केट को वह कैसा देख रहे हैं। आज 33 पॉइंट लेस रह गया 34 के लिए, इसके बारे में उनकी क्या ख्याल है। ज़फ़र साहब, वेलकम टू द शो। थैंक यू। पहले तो मुबारकबाद दूंगा कि आप लोगों के टर्नओवर जो इस वीक का था वो 275 एवरेज रहा, विच इज़ वेरी वेरी गुड, और 517 पॉइंट का इजाफा भी अचीव कर लिया हमने, डिस्पाइट व्हाट सिचुएशन वाज। बिल्कुल सही कह रहे हैं। काफी दिनों बाद ये सीजन लगा है बिग वॉल्यूम्स का, और जो ब्रोकरेज हाउस जो बिल्कुल ट्रबल में होते थे लो वॉल्यूम्स की वजह से, बिजनेस डाइवर्ट होने की वजह से, वो अब ओपन अप हो रहे हैं और वो बिजनेसेस क्रिएट हो रहे हैं। अब उसके बाद जो हमने आपको प्रेडिक्ट किया था इस वीक के ऊपर ही कि 34,000 क्रॉस कर जाएंगे, और मैंने कहा था वीकेंड तक हो जाएगा, तो 33 पॉइंट कम होना 34,000 में कोई बड़ी बात नहीं है। वी हैव रीच्ड इट। सर, मैंने तो प्लान बनाया हुआ था कि आज आप आएंगे, आपको मिठाई उठाई खिलाएंगे, लेकिन आज आप बिजी हो गए। यही था, लेकिन चक्कर ये हो जाता है ना कि आखिरी वक्त पे कुछ ना कुछ काम निकल आता है कि भाई कोई ना कोई अगले हफ्ते इंशाल्लाह रखते हैं। जिस दिन 34वां दिन ज़फ़र पनामा लीग्स में नाम देख देख कर ही घबराहट हो रही। सर, आपका नाम ही नहीं आया। डिफरेंट फर्म है। आप बड़े आदमी नहीं है आगे। आपको मैं समझता था, आप नहीं समझता। ये तो बड़े बड़े लोगों की चीज है ना। आपको अपॉलोजेटिक और कर रहे हैं। और दूसरा, जब भी कोई ये ऑफशोर बनती है तो ऑब्वियसली वो हैंकी पैंकी के लिए बनी है। जी जी, सीधा साधा क्यों? पनामा पाकिस्तान से जुड़ा हुआ बीसीसीआई के लेवल से शुरू हुआ था, जब बीसीसीआई के पनामा की ब्रांच के बंदों को उन्होंने इसी काम के लिए पकड़ा था। जी सर जी, वहीं से बीसीसीआई की डाउनफॉल शुरू हुई थी। ज़फ़र साहब, आपसे एक वादा लेता हूं कि जिस दिन 34 होगी उस दिन आपको यहाँ आना पड़ेगा और हमारे साथ सेलिब्रेट करना पड़ेगा। जरूर जरूर। तो आप ये बताइए कि हमने देखा कि 2 दिन तो ज़्यादा इलेक्शन का भी मामला था, पनामा का भी, लेकिन इन चीज़ों का हटा दें तो तेल की कीमत फिर थोड़ी बढ़ गई, आज गैस की भी बढ़ी है, तो आगे आप मार्केट को कैसा देख रहे हैं? मार्केट पॉजिटिव रहेगी। मार्केट में हमें 2 डैमेज के है ना, एक पनामा लीज का थोड़ा सा इफेक्ट आएगा, दूसरा क्योंकि वो अब इट विल टर्न इनटू रोड शो।
जब रोड शो होता है तो कैपिटल मार्केट पर ट्रबल आता है। जी जी दूसरा, हमें जो प्रॉब्लम आ रही है इंटरनेशनल मार्केट से है ना, वो संभल नहीं रही है। कभी जापान में मसला है, कभी चाइना की मार्केट में मसला है, उसका भी इफेक्ट आता है। हमें ज्यादा इफेक्ट इसलिए नहीं आता और इंडिया पर ज्यादा आता है कि इंडिया का फॉरेन पोर्टफोलियो जो है लेवल, जो फॉरेन फंड्स ने उनका पोर्टफोलियो को हैंडल किया वो ऑलमोस्ट समझ लें फ्री फ्लोट का 60% है उनके हाथ में, तो वो उस तरह से उसको इम्पैक्ट आता है। हमारा फ्री फ्लोट का जो है वो 33% है। मेरे ख्याल में 6 बिलियन से ज्यादा अब इनके पास है नहीं US डॉलर का, तो ये 6 बिलियन को ये संभाले हुए हैं अच्छे स्क्रिप्ट से, ज्यादा सेलिंग का प्रेशर नहीं आएगा। लेकिन अगर कैपिटल मार्केट अराउंड द वर्ल्ड ट्रबल में आएंगी या इंटरनली हमारा ये पनामा लीज का इफेक्ट है ये होता है कि रोड पर वो की जाएगी एहतजाज, तो भी मुश्किल आता है। अच्छा सर, ये एक बात कही जा रही है, आप तो काफ़ी इस चीज़ पे इन्वॉल्व रहे एज ए डायरेक्टर भी, और अभी भी आप सुना है कि काफ़ी एक्टिव हैं, कि ये जो मॉर्गन स्टैनली कंपोजिट इंडेक्स है उसमें हमें अपग्रेड करने के लिए ऑलरेडी एजेंडे पे उन्होंने डाल दिया है टू इमर्जिंग मार्केट। आपके ख्याल में अगर इमर्जिंग मार्केट में हम चले गए तो ये जो आउटफ्लो है वो रुकेगा? आउटफ्लो रुकेगा भी, और अब इमर्जिंग मार्केट में वो जो हमारे फिगर्स हैं वॉल्यूम्स के, वो शो कर रहे हैं कि अब हम जा सकते हैं। हमें उधर से हटाया गया था, फ्रंटियर मार्केट में डाला गया था। हम वॉल्यूम्स जो थे वो 2008 के स्कैंडल के बाद जब लिक्विडिटी क्रंच आया और क्रेडिट सप्लाई स्मॉल इन्वेस्टर्स बंद कर दी गई तो वॉल्यूम श्रिंक हो गए, इसलिए उन्होंने इमर्जिंग मार्केट से हमको बाहर करके फ्रंटियर मार्केट में डाल दिया। तो ये जो आजकल हम देख रहे हैं 270 वगैरह का वॉल्यूम, दैट इज गुड इनफ फॉर देम? Yeah, it's much better than what we saw a few years back ना। बिल्कुल ही जब ऐसा होता था कि 10-12 करोड़ का काम हो रहा है और रुपी टर्म में तो 2-3 अरब रुपए का होता था, उससे काफी बेहतर है। अच्छा सर, आजकल हम ये गौर कर रहे हैं कि जो वॉल्यूम लीडर्स हैं वो सब छोटी मोटी कंपनियां हैं बहुत, और बड़ी बड़ी वॉल्यूम्स उठा रही हैं वो, इसकी क्या वजह हो सकती है? ये दरअसल दूसरी जो बड़ी कंपनियां हैं वो बहुत एक्सपेंसिव लगती हैं लोगों को। इधर लिक्विडिटी क्रंच है, इनकी क्रेडिट लाइन है नहीं, कोई बैंक उनको स्मॉल इन्वेस्टर्स को देता नहीं क्रेडिट लाइन, तो वो थर्ड टायर स्क्रिप्ट से चले जाते हैं जो 5-7 रुपए के होते हैं, ताकि उधर ही वो स्पेक्यूलेट कर लें। तो ये भी एक आंसर है कैपिटल मार्केट का। लेकिन अगर वो क्रेडिट लाइन इनकी बहाल कर दी जाए तो फिर आप देखेंगे जो बड़ी स्क्रिप्टों में भी काम करेंगे इन्वेस्टर। तो सर, क्रेडिट लाइन बहाल करने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं कुछ इस पे? हम लोग तो रोज कह रहे हैं, SECP के हाथ पांव फूल जाते हैं ना, डर जाते हैं, क्योंकि अच्छा। जब से वो स्कैंडल में ये जो एमटेक्स का और हुआ है उसके बाद SECP का रोल जो देख रहे हैं उसमें अफसोस होता है कि कुछ भी नहीं कर रहे। अच्छा सर, एक और चीज़ जो आप काफ़ी कोशिश करते रहे हैं और अभी भी मेरे ख्याल में ज़रूर अंदर अंदर कर रहे होंगे, वो ये है कि आप लोग ने शायद कमेटी बनाई है टू अट्रैक्ट स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर to come and take a major share and run the company as well. उस सिलसिले में कोई पेशरफ्त हुई है? अभी तक तो कोई पेशरफ्त नहीं हुई। एक मुश्किल क्या होगी कि दुनिया पूरी अभी ही ट्रबलसम टाइम से गुजर रही है, अप एंड डाउन ऑयल प्राइसेस, कैपिटल मार्केट, और दूसरा ये कि अपना ऑयल प्राइसेस की टम्बलिंग, दूसरा ये कि पिछले 12-13 साल से कोई भी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर किसी कैपिटल मार्केट को नहीं मिला है, यानी कोई सेल आउट नहीं हुई स्टॉक एक्सचेंज, तो मुश्किल हो रही है। हमने यही बातें सर जोड़ कर बोली थी रेगुलेटर्स को कि भाई नहीं बेच सकोगे, आप नहीं बेच सकोगे, लेकिन वो मानते नहीं थे। अब हमने सब काम करके रेडी बैठे हुए हैं, अब हम स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर का दुकान लगा कर बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। कोई आ ही नहीं रहा। सर, क्या ये बात सही है कि लंदन और जो जर्मनी की मार्केट है वो मर्ज होने की बात चल रही है? लंदन और जर्मनी की? जी, या ऐसे कोई दो बड़े हाउसेस की बात हो रही है? बंद यूरोप नहीं है, 300 साल पुराना या 100 साल पुराना, जब यूरोप के अंदर ही वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी। अभी यूरोप मिंगल्ड हो गया है। अभी आपको तो यूं लगेगा कोई कीव का बंदा रह रहा है, वो थोड़ी देर में आपको लंदन में नजर आएगा, और लंदन का बंदा थोड़ी देर में आपको यूगोस्लाविया में प्राग नजर आएगा कहीं पर। तो ये अब ये पूरा जो कॉन्टिनेंट है ना, ये वन हो गया है। तो ये जो अपना जर्मन और लंदन अगर मर्ज हो जाते हैं तो अब ऑनलाइन के सिस्टम ऐसे हो गए कि कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। तो ये तो मतलब है कि ये लोग आपस में मर्ज हो रहे हैं, बाहर आके नए को क्या टेक ओवर करेंगे, यही आप बता रहे हैं ना कि मुश्किल हो रहा है आपको बेचना? यही आइडिया लेकर चले थे, और हमने भी इनको यही रेगुलेटर को बोला था कि आप हमको ऑफर करके दें ये यूरोपियन मार्केट्स के हैंडल करने वाले, क्योंकि वो जब प्रॉफिट मेकिंग यूनिट देखते हैं तो वो फौरन आते हैं। लेकिन अभी तक वो जिस बैंक को हमने ये करने के दिया था वो बैंक फेल हो गया। अच्छा, तो अब किसी और को दे देंगे फिर? अच्छा सर, अब आते हैं साहब मार्केट पे, आपकी राय की लोग बहुत इंतज़ार में होते हैं, तो आप थोड़े बहुत अपनी प्रेफरेंसेस बताएं एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम
इन टर्म्स ऑफ सेक्टर्स की कौन से सेक्टर को नंबर 1, 2, 3, 4, 5 आप बताएंगे एज ए इन्वेस्टर्स रिकमेंडेड चॉइस फ्रॉम यू? देखिए, मैं सीमेंट सेक्टर में भी अभी भी बुलिश रन है, फर्टिलाइजर में है, बड़े बैंक्स में है। मुझे ये इन चीजों में कोई मसला नहीं लगता, लेकिन ये है कि सेकंड और थर्ड टायर में क्रिप्टो में भी पुश होगा, लेकिन मार्केट का इंडेक्स जो है अभी कमिंग वीक सिर्फ ये जो अभी रैली वाली है उसकी वजह से मुझे ये 34,000 के अराउंड रुका हुआ नजर आ रहा है। 34 पे आके रुक जाए तो सर ठीक है ना। देखिए कहाँ हम लोग इतने नीचे चले गए थे और उससे हम 34 पे अगर आ गए तो वी आर वेरी क्लोज टू दी ऑल टाइम हाई ऑफ 36.5। तो वो इंशाल्लाह ईयर एंड तक आप समझते हैं कि 36.5 क्रॉस कर जाएंगे। तो दूसरी मार्केट्स के मुकाबले में तो हम बहुत अच्छे रहे। चाइना 6,000 से गिर के 3,000 पे ही खुश है बहुत। तो बिल्कुल ये तो है, लेकिन वो हम लोगों की एक आदत होती है कि वो और बेहतर से बेहतर और ज्यादा से ज्यादा कमाना। नहीं सर, वी हैव टू बी रियलिस्टिक। अगर पूरी दुनिया की इकोनॉमी इतने हालात ख़राब हैं उसमें हमारी अगर लेवल पे मेंटेन कर जाती है, ये भी तो बहुत बड़ी बात है। मैं आपको एक पते की बात बताऊं तारिक भाई कि ये दुनिया का उसूल है कि सही कर्म कोई पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड जब ट्रबल में आते हैं तो जो ट्रबलसम पार्ट वाले कंट्री होते हैं वो बेहतर होते हैं। इसकी प्राइम एग्जांपल वो जो टाइगर्स बने लास्ट 80s में, एशियन टाइगर, वो सब ट्रबलसम कंट्री से, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, मलेशिया, वो फिर टाइगर्स बन गए। इंडोनेशिया अब अपकमिंग हो गया। तो ये अगर ट्रबल अरब वर्ल्ड में जाता है या यूरोप में जाता है या उस एरिया में रहता है तो अब हमारी बारी है बेहतरी करने की। अल्लाह का शुक्र, आपकी ज़ुबान को अल्लाह मुबारक करे। हमारी बेहतरी का वक्त आ रहा है, हमारे ट्रबल का दौर इंशाल्लाह ख़त्म हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो गया। देखिए कल इलेक्शन हो गया बिल्कुल पुरअमन तरीके से। सो वी आर मूविंग। आप ये देखिए कि ट्रैफिक निकला है, लोग बाहर निकलते हैं, देर 2-2 बजे तक रेस्टोरेंट्स खुले हो गए हैं वापस। जी हाँ, बहुत बड़ी तब्दीली है सर, और यही मेन चीज़ है। अच्छा सर, ये तेल की बारे में बहुत लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि 17 तारीख के मीटिंग में कुछ हो जाएगा और तेल जो है फिर से 50 पे पहुंच जाएगा। इसके बारे में आपकी क्या राय है? मुश्किल लगता है। देखिए, ओपेक का कॉन्सेप्ट जो था वो खत्म हो गया, ओपेक का कार्टेल खत्म हो गया। अब ये नए कार्टेल बने, नया सिस्टम बने, नए लोग आए, ये होगा नहीं। वॉर इतना परेशान करेगी अरब वर्ल्ड को कि मुझे तो $50 इस साल के अगले साल भी नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, ये मीटिंग 17 तारीख पे ज्यादा उम्मीद लगाना बेकार है। बेकार है क्योंकि देखिए ना, अभी तो ईरान अब बाहर आया है आइसोलेशन। जी अभी तो उन्होंने पूरा एक्सेस बैरल पड़ा हुआ है सऊदी के पास। उधर अमेरिका ने भी अपना माल अपने ही यूज कंज्यूम करना शुरू कर दिया है, स्टोर नहीं कर रहा है। चाइना ने अपना माल बेचना शुरू कर दिया। तो ये है ये 3-4 जाइंट्स जो हैं, ये ऑयल प्राइसेस को कहाँ बढ़ने देंगे। वेनेजुएला जैसा कंट्री जो बड़ा ही बेहतरीन हो गया था, नॉट ओनली वो ब्यूटी पेजेंट की वजह से नहीं, ऑयल की वजह से, तो ऑयल उससे भी ऑयल होने के बावजूद परेशानी आ गई। जी सर, वहाँ तो सोशल क्याओस आ गया। वो कह रहे हैं कि जी वो जो सोशल बेनिफिट दे दिए थे वो विड्रॉ करना पड़ रहा, उससे लोग उठ खड़े हुए। तो वो कहाँ रोक सकते हैं अपनी प्रोटेक्शन? हाँ, दे कैन नॉट स्टॉप द प्रोटेक्शन, नो वे। इसी तरह नाइजीरिया में बहुत प्रॉब्लम है सर। नाइजीरिया कैन नॉट अफोर्ड टू कट डाउन प्रोडक्शन। अच्छा, दूसरी बात जो आपने बहुत अच्छी कही कि कुछ मुल्क खामोशी से बेच रहे हैं। अब अमेरिका का खुद जो है 9.5 मिलियन की प्रोडक्शन हो गई है, प्लस शेल गैस। आप ये चारों कंट्री को देख लोगे, इन चारों की कोई बनेगी थोड़ी। को अरब कंट्रीज ईरान को साथ थोड़ी देगा। ईरान अरब वर्ल्ड को साथ नहीं देगा। ईरान अपना माल बेचता, पहले रहा था चुप कर, खुल कर बेचेगा। और इसी तरह रशिया का और सऊदी अरेबिया का एक साथ बैठ जाना बड़ी इम्पॉसिबल बात लगती है, जो कुछ इनके हालात रहे हैं सीरिया वगैरह में। तो ये बड़ा मुश्किल अलायंस लगता है। ये सब स्टार्ट हुआ है शाम से, सीरिया। जी। और ये एंड ऑफ टाइम्स की बातों में भी यही अरब वर्ल्ड की जिक्र होते थे कि यहीं से ट्रबल शुरू होगा। जी सर। तो तेल वाले लोग ज़्यादा उम्मीद न लगाएं। आपने जो प्रेफरेंस मैंने सुना, मैं इसको रिपीट करना चाहता हूँ। आपने सीमेंट से शुरू किया, फिर फर्टिलाइज़र को आपने कहा, और फिर से एक दफ़ा बता दीजिए सर। 1 2 3 4 5 बैंक्स भी पसंद है। बैंक्स तीन नंबर पे बैंक है, और 4 पे किस पे लाएंगे? और बाकी अपनी मर्जी के हैं, पीटीसी लोग लेते हैं, अपनी मर्जी से उठाते हैं। अपना बड़ा फौजी, छोटा फौजी वो ले रहे हैं। सीमेंटो में तो सेकंड या थर्ड टायर के स्क्रिप्टों में भी काम चालू है। जी। सीमेंट तो एकदम छोटे शेयर, दीवान सीमेंट जैसा शेयर 2 रुपये से उठ के 15 रुपये पे आ गया।
इसलिए कि उम्मीद चल पड़ी है कि ये शायद ये खड़े हो जाए, लेकिन इनके ऊपर अभी तक कोई वो नहीं हुआ है कि उसको रिलीज कैसे किया जाएगा, उसकी जो कर्जे की जंजीरें हैं वो किस तरह रीशेड्यूल होंगी, ये कोई नहीं बता सकता। दीवान ग्रुप को ना, दीवान ग्रुप एज ए होल इज नॉट इन ए गुड शेप। सर इसके गाड़ी कंपनी पे भी बड़ी स्पेकुलेशन हुई। दुनिया में ये भी आप देख लीजिए कि अब जो बड़े बड़े ग्रुप होते हैं ना, उनके कोलैप्स होना कोई बड़ी बात नहीं रही है। जी जी, इनके 3-4 चीज़ें बैठ गई एक साथ तो कोलैप्स हो गई है। क्रेडिट लाइन वगैरह सब कैंसिल हो गई थी इनकी। अच्छा, ये एक इनका एक शेयर है दीवान मोटर, वो 2 रुपये का शेयर था, बढ़ के आजकल 10 रुपये का हो गया। और एक ख़बर चली थी कि जो रिनॉल्ट वाले इनके साथ मिलके जीप बनाएंगे SUV, जो कि सिर्फ 25 लाख की होगी, लेकिन उसके बाद कोई फर्दर रिपोर्ट नहीं आई, फिर भी 10 रुपये पे खड़ा है। कोई आपको इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में? है ना कि एक रूमर क्रिएट होती है और रूमर के बाद रेगुलेटर्स किधर होते हैं कि इसको क्लेरिफाई करें, जस्टिफाई करें। यही बातें एमटेक्स में भी थी, यही बातें होती हैं। फिर पता चलता है रिनॉल्ट वालों को तो आता नहीं है, गियर बॉक्स रिवर्स का आ गया है, ये आ गया है, मसले करो, फिर वो शुरू हो जाते हैं। सर ये नॉर्मली आप तो डायरेक्टर रहे केसी के, इन चीज़ों पे प्रोग्रेस रिपोर्ट किसी किस्म की आनी चाहिए ना कि हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो कोई कुछ भी नहीं आया आज तक। हर क्वार्टरली इनको देना है, ये इनके ऊपर लाजिम है। यही तो कह रहे हैं कि भाई अभी ये जो हुआ है पनामा लीक, इसमें ये जो ऑपोजिशन है ये यही तो कह रही है कि हुकूमत को क्लेरिफाई पहले करना चाहिए था कि ये चीज एसेट्स हमारे, और हमारे 13 साल का बच्चा जो है वो 4 ऑफशोर कंपनियां बना सकता है। ज़फ़र साहब, आपसे बात करके दिल नहीं भरता और बहुत बात करने को दिल चाह रहा है, लेकिन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। खुदा हाफ़िज़। नाज़रीन, ये ज़फ़र मोती साहब थे। उन्होंने आपको जो प्रेफरेंसेस बताए उसमें सीमेंट को बिल्कुल टॉप पे रखा है और फर्टिलाइज़र और बैंकिंग का भी कहा उन्होंने। ऑफ कोर्स कार कंपनीज आर आल्सो डूइंग वेल। जब वो नई कार कंपनियां लगेंगी तो शायद इनके कारोबार पे असर पड़ेगा। फ़िलहाल तो ये बेइंतहा पैसे कमा रहे हैं क्योंकि यन भी सस्ता, स्टील भी सस्ता। इसी सिलसिले में कहता चलूँ कि स्टील की कीमत जो है दुनिया भर में बहुत कम आगे हो गई है। पिछले प्रोग्राम में एक साहब ने जो कि इसके एक्सपर्ट हैं, जो शिप ब्रेकिंग करते रहते हैं थे, उन्होंने बताया कि जब वो 1-2 साल पहले ब्रेकिंग करते थे तो $700 जो भी उनका मेजर था, वो आज उन्होंने लंदन फ़ोन करके पूछा तो $250 पे वो रेट आ गया है। तो इतनी बड़ी गिरावट का कोई इम्पैक्ट जो है हम स्टील प्राइस में पाकिस्तान में नहीं देखते। इसका मतलब है उनका प्रॉफिट उतना ही बढ़ गया। इसी तरह गाड़ियों की कीमत में हमने कोई गिरावट नहीं देखी। इसका मतलब है उनके प्रॉफिट बढ़ गया एट द कॉस्ट ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान, विच इज़ नॉट ए गुड साइन। इतना लूट खसोट जो चल रहा है इस वक्त मुल्क में, ये लोगों के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है और वो उस पर रिएक्ट ज़रूर करेंगे आज न कल। जैसे जैसे इनकी नॉलेज बढ़ती चली जाएगी इस तरह के हमारे जैसे शोज़ के ज़रिए। इसी के साथ प्रोग्राम ख़त्म करूँगा। खुदा हाफ़िज़।